जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि इस समय हम सीटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं लेसन बाय लेसन, उन लेसनों के हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या आपको अन्य सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए और चाहिए तो किन किन सब्जेक्टों के चाहिए, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने की प्रतिभाशाली पद्धति कौन सी है। तो जेंडर रूढ़िवादिता जो होती है, इसके बारे में हमने आपको जो आपकी वीडियो इसकी थ्योरी थी उसमें पढ़ाया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जेंडर होता है रूढ़िवादी जो होती है समझना, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को समझिए। इसमें होता क्या क्या है। रूढ़िवादिता होता है कि जैसे जेंडर यानी कि मेल और फीमेल, उनको क्या करना है, लड़के एवं लड़कियों को समान अधिकार देना होता है। लड़के व जो लड़कियों को समान व्यवहार करना होता है, व्यवहार का सतत मूल्यांकन करना है, जिसमें जेंडर भेदभाव तथा जेंडर पक्षपात पूर्ण व्यवहार से बचा जा सके, यानी कि बराबर एक दूसरे के हर चीज़ में इक्वल रखना है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको बराबर रखना है, किसी तरह का जो मतभेद नहीं करना है। यही इस पूरे चैप्टर की जान है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो आपका क्वेश्चन था उसका जो पहला ऑप्शन है, तो कह रहा है कि लिंगों के जैविक अंतरों की जो उपेक्षा करना है, उन्हें अस्वीकार करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमने अभी आपको बताया समान अवसर देने हैं। नेक्स्ट कहता है समाज के चित्रित लिंग भूमिकाओं का प्रबल करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, किसी भी जो है समाज के चित्रित लिंग भूमिकाओं को किसी को भी प्रबल आपको नहीं बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन सी कहता है कि एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। तो ऐसा नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों की योग्यता का समूह बनाना है, किसी एक को नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो सबसे सटीक आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो व्याख्या है, आप व्याख्याओं को पढ़ लिया करिए वीडियो को रोक करके, तो आपको समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन कम समझ में आते तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा जरूर देख लिया करिए, तो कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है जेंडर भूमिकाएं कहते हैं, ऑप्शन बी कहता है जेंडर पहचान कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, फिर ऑप्शन डी कहता है जेंडर विभेदीकरण कहते हैं। तो आप बार बार जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका रूढ़िवादिता हो जाएगा। जो सामान्य अवधारणा होती है, ये रूढ़िवादिता अवधारणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने, कह रहा है कि हाल ही में पाठचर्या में एक ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कहता है, कह रहा है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना है, ऑप्शन बी कहता है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करना है, फिर ऑप्शन सी कहता है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, या फिर ऑप्शन डी कहता है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है। ठीक, तो या तो न तो पक्षपात को सशक्त करता है, न तो विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, ना ही स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जो घर का पुरुष होता है वह बाहर की गतिविधियों में शामिल होता है, बाहर के काम करता है, और महिला क्या होती है, घर को संभालती है, घर के कामकाज करती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसी कहानी को शामिल किया गया है और विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें जो है पिता यानी कि पुरुष जो है वो घर के कार्य करता है, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, अन्य काम जो है सारे मतलब फीमेल वाले काम पुरुष कर रहा है, लेकिन जो महिला है वो साहसी गतिविधि को करती है। तो इसलिए यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का काम किया गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रभावी रणनीति है।
तो कैसी रणनीति है? ऑप्शन ए कहता है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, क्या ऐसा बताया जा रहा है? या फिर कह रहा है कि ऑप्शन बी रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर ऑप्शन सी लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिताओं को जो है सामना करने के लिए, ऑप्शन डी कहता है लैंगिक जेंडर को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा जेंडर को बढ़ावा नहीं देना रूढ़िवादी नहीं है, और लैंगिक जेंडर को स्थिरता को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लैंगिक जेंडर की रूढ़ियों को सामना करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश डैश कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं यहाँ पर क्या होगा? क्या जेंडर भूमिका दबाव, या फिर जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि जेंडर भूमिका नैदानिकी, या फिर ऑप्शन डी कहता है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है, किससे बचती है? क्या लैंगिक समानता से बचती है, क्या सामाजिक उत्तरदायित्व से बचती है, क्या लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, या फिर ऑप्शन डी कहता है लैंगिक संवेदनशीलता से बचती है। तो किससे बचती है? काफ़ी आसान सवाल है ये है। उम्मीद करते हैं इसका सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट। इसका सही जवाब हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व तथा जो लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है, लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर, कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? क्या जेंडर पक्षपात का है, जेंडर पहचान का है, जेंडर संबद्धता का है, फिर जेंडर समरूपता का है? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी एक वर्ग यानी कि एक वर्ग यानी लड़की या लड़का किसी एक पर अगर ध्यान देता है तो क्या कहलाएगा? जेंडर पक्षपात कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए जेंडर पक्षपात से बचने के लिए हमें लड़की और लड़कों दोनों को समान अवसर हर एक चीज़ में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एक जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, या फिर ऑप्शन बी कहता है जेंडर परिशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन सी कहता है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसमें कह रहा है जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना। तो क्या आप समूह अलग अलग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। क्या पृथक करके यानी कि अलग अलग मेल फीमेल को बैठाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। ना ही आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे यानी किसी एक को महत्व देंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। बल्कि आप क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली तरीका क्या होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करिए। आप जो बच्चे हैं आपके, जो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ जेंडर पक्षपात पर परिचर्चा करना चाहिए कि बच्चे और बच्चियों को समान अवसर देना है, हर चीज़ में इक्वल रखना है, एक नज़र से देखना है। तो ऐसा उनके साथ परिचर्चा करिए, तो ये एक प्रभावशाली तरीका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जेंडर क्या है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा गया है। जेंडर क्या है? एक मिनट रुकिएगा जरा सा। हाँ, जेंडर क्या है? क्या एक सामाजिक संरचना है, या फिर आर्थिक अवधारणा है, या फिर एक जैविक निर्धारण, या फिर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है? तो जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सामाजिक संरचना होता है, हमारा देखने का एक नज़रिया है, और जो है यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्वेश्चन हुआ था नहीं हुआ था, इसको देखिएगा। खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय से संबंधित रंग और विशिष्ट लिंगों के साथ संबंधित करना, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमने बताया करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि बच्चे टेस्टर को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो लिंग भूमिकाएं कहाँ से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो ट्यूशन से नहीं कर सकते हैं, बाकी सामाजिकरण से, संस्कृत से, मीडिया से कर सकते हैं। इसलिए तीनों विकल्प इसके गलत होंगे। जिस हिसाब से पूछा था कि जो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो ये ट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करा कि जब एक शिक्षक वह समझता है कि स्वाभाविक
रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है क्या? नीतिपरक, लिंग या जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद या सही दृष्टिकोण वाला। तो नीतिपरक हो नहीं सकता है आपका, शिक्षाप्रद हो नहीं सकता, ये सही दृष्टिकोण वाला भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महिला भी यानी कि फीमेल भी गणित में बराबर लड़कों के लिए बराबर सॉल्व करती है, मैथ ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैथ लड़कियों को नहीं आती है, यह एक रूढ़िवादिता ही है, यानी कि एक पक्षपात है। लिंग जेंडर या लिंग यानी जेंडर पक्षपाती की बात की जा रही है कि लड़के जो है लड़कियों से मैथ में तेज होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए कहता है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी कहता है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। फिर ऑप्शन डी कहता है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लड़के हैं वही विज्ञान पढ़ेंगे, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो जिसका मन करे, चाहे लड़के गृह विज्ञान पढ़ें चाहे लड़कियां विज्ञान पढ़ें, रोका नहीं जा सकता उन्हें। और ऑप्शन सी क्या कहता है यहाँ पर लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। और डी कहता है लड़कों को घर के बाहर के काम करने, जो लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो सिर्फ लड़कों को ही क्यों, लड़कियों को भी तो करनी चाहिए ना। बल्कि ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। जैसे लड़कियां घर के काम करती हैं ना, तो वहाँ पर लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ए वाला। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अध्यापिका के एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या? ऑप्शन देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है, भाषा पर अच्छा अधिकरण रखती है, या फिर ऑप्शन बी कहता है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर ऑप्शन सी कहता है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या फिर ऑप्शन डी कहता है एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। तो यहाँ पर जो देखिए अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया है, तो यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग है। लिंग मुक्त यानी कि जो सभाध्यक्ष होता है, सभाध्यक्ष, ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप किसी के लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कमेटी का प्रधान को सभापति लिखा जाता है ना, तो चाहे मेल हो यहाँ पर बैठा चाहे फीमेल हो, उसको सभाध्यक्ष लिखा जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद क्या है? ऑप्शन ए कहता है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी कहता है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है, या फिर ऑप्शन सी कहता है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर ऑप्शन डी कहता है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुषों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद जो है ये शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है। ये आपका लिंग विभेद के अनुसार सही बैठ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि छात्राएं, ध्यान दीजिएगा, छात्राएं पूछ रहा है छात्राएं क्या गणित के सवालों को अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें जब तक कठिनाई आती है तब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, या फिर ऑप्शन बी कहता है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, या फिर ऑप्शन सी कहता है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं को कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं, या फिर ऑप्शन डी कहता है, क्या कहता है डी, भाषिक एवं संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो ये देखिए जेंडर पक्षपात नहीं करना है कहीं पर, ये आपको बताना है कि जो लड़कियां होती हैं अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। ये जो आपका
ये लिंग पक्षपात से या फिर रूढ़िवादिता को अलग बताता है या ठीक, ऑप्शन ये बी वाला, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य स्तर का एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्या वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो नहीं, ये वैश्विक प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है। प्रयोजनात्मक उपागम दर्शाता है, या फिर ऑप्शन यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक प्रगति चिंतन या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि लड़कियां ही संगीत में अच्छी होती हैं, यानी गाने के लिए लड़कियां अच्छी होती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़के भी गाने में संगीत में आगे हैं, लड़कियों के बराबर हैं, तो इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह को ये दर्शा रहा है यहाँ पर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पूर्वग्राही किशोर ऑब्लिक किशोरी अपनी डैश डैश के प्रति कठोर होंगे, तो क्या समस्या के जीवनशैली के संप्रत्य के या फिर वास्तविकता के? तो समस्या के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पूर्वाग्रह से आशय किसी ज्ञान, व्यवस्था, कार्य, संगठन या शक्ति के विषय में पहले से निर्मित कोई विशेष अवधारणा या सोच से है, जिसके वशीभूत को होकर हम अपना कार्य संबंधित विषय वस्तु के प्रति एक ऐसे पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ऑप्शन आपका जो कौन सा था? ये ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कहता है यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं को विशिष्ट आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है, या फिर ऑप्शन बी कहता है इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, फिर ऑप्शन सी कहता है यह लेखा विधि है, ऑप्शन 4 कहता है यह एक बजटिंग विन्मेंस है। तो इसमें देखिए ये कौन कौन से इसमें से सही हैं उसको लेकर के चलना है। तो क्या ऑप्शन ए कहता है 2 और 4, यानी ऑप्शन ए के अनुसार क्या ये 2 और 4 सही है? ऑप्शन बी के अनुसार क्या 1 और 4 सही है? ऑप्शन सी के अनुसार क्या 1, 2 नहीं 3 और 4 सही है? या फिर ऑप्शन डी कहता है आपका 2, 3 और 4 ये सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 और 4। जो जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 अर्थात 2 में क्या है, इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, या फिर और इसके साथ साथ सही जवाब क्या जाएगा, इसमें ये भी जाएगा यह एक गैर बजटिंग उन्मेंस है, ठीक ना, उमेंस है। तो ये थे टोटल आज के जो आपका सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे हैं, यानी कि जेंडर इशूज इन सोशलिटी बिल्डिंग। तो इससे रिलेटेड ये टोटल आज के 20 प्रश्न रहे हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।